कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई लिखाई इस समय मुझे विश्वास है कि आपकी अच्छे से चल रही होगी। समय का सदुपयोग करिए। चलिए आज मैं आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में समझाती हूँ। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स को जानने के पहले मैं चाहती हूँ कुछ टॉपिक, मुझे क्या क्या डिस्कशन करना है उन सारे पॉइंट्स को पहले आप नोट करिए। सबसे पहले देखते हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स है क्या, इसका नेचर, व्हाट इज फंडामेंटल राइट, ओरिजिन, स्रोत इसके, ये कहाँ से लिया गया, फिर हमारे संविधान में कब ऐड किया गया। हमारा संविधान बना तो फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों के रूप में इसे रखा गया। अब ये कहाँ है, कैसे है, उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। देन ये मौलिक अधिकार किसको प्राप्त है, और फिर नेक्स्ट पॉइंट है ये मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध प्राप्त है, और फिर लास्ट में क्या इन मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। मैं इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करना चाहती हूँ। अब सबसे पहले हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानना होगा। मैं उसके बारे में कुछ फंडामेंटल राइट्स तो हमारा संविधान तो 26 जनवरी 1950 को बना। क्या उसके पहले हमारे कोई अधिकार नहीं थे? ऐसा तो नहीं हो सकता। हमारी संस्कृति अधिकार और कर्तव्य दोनों की बात करती है। हमेशा कहा जाता है कि आदमी के कुछ अधिकार हैं, उसके कर्तव्य हैं। तो ऐसा तो ये कोई नया शब्द तो है नहीं, अधिकार क्या है। लेकिन जैसा कि जब आप देखते हैं कि मेनका गांधी के केस में जस्टिस भगवती ने बड़े ही सुंदर शब्दों में कहा, उन्होंने लिखा कि इन मूल अधिकारों का गहन उद्गम ही स्वतंत्रता का संघर्ष है, क्योंकि हम इतने दिनों तक गुलामी का दंश झेले कि सबसे पहले अगर हम अपनी संस्कृति की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारी संस्कृति कहती है कि जब हम मनु संहिता पढ़ते, मनु ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते, यानी अपने कर्म करो। बट हमने गुलामी के दंश को इस हद तक झेला, और हमने ही नहीं पूरे विश्व ने, अमेरिका में, इंग्लैंड में राजशाही के प्रति ऐसा विद्रोह उत्पन्न हुआ कि लोग मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक हुए। और यही है कि मेनका गांधी के केस में जस्टिस भगवती ने के बड़े ही सुंदर शब्दों में इन्होंने एक्सप्लेन किया। उन्होंने क्या किया, ये मौलिक अधिकारों का गहन उद्गम स्वतंत्रता का संघर्ष है। उन्हें संविधान में इस आशा और प्रत्याशा के साथ सम्मिलित किया गया था कि एक दिन सही स्वाधीनता का वृक्ष भारत में विकसित होगा। ये उस जाति के चेतन मन में अमिट तौर पर अंकित थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए पूरे 30 वर्षों तक लड़ाई लड़ी। और संविधान अधिनियमित किया गया तो उन्होंने मूल अधिकारों के रूप में अभिव्यक्ति पाई। ये मूल अधिकार इस देश की जनता द्वारा वैदिक काल से संजोए गए आधारभूत मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और वे व्यक्ति के गरिमा का संरक्षण करते हैं और ऐसी दशाएं बनाने के लिए परिकल्पित है जिनमें हर एक मानव अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके। वे मानव अधिकारों के आधारभूत ढांचे के आधार पर गारंटी का एक ताना बाना बुनते हैं और व्यक्तिगत स्वाधीनता और इसके विभिन्न आयामों में अतिक्रमण न करने की राज्य पर नकारात्मक बाध्यता अधिरोपित करते हैं। यानी ये इनका क्या कह रहे हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स जो है जनता के हितों का संरक्षण, जनता के चौमुखी विकास में सहायक होते हैं, उनको गरिमामय जीवन जीने के अवसर प्रदान करते हैं। और जैसा कि आर्टिकल 13 कहता है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीनती हो या कम करती हो। अब हमें ये देखना है कि ये इन मूल अधिकारों का स्रोत क्या है, ये कहाँ से आए। ऐसे तो हमने पहले ही कहा कि मौलिक अधिकार जो है, हमारे अधिकार और कर्तव्य ऑलरेडी समाज में हमारे थे। लेकिन अधिकार ठीक है, हमारे पास क्या राइट्स हैं, हमारे लॉ क्या हैं, लेकिन जब तक वो कहीं इंक्लूड नहीं होगा हम उसको इन्फोर्स कैसे कराएंगे। हमें उन अधिकारों को, हम अपने अधिकारों का संरक्षण कैसे करा पाएंगे। इसलिए जब हमारा संविधान
बना 26 जनवरी जब सन 1950 में बनने को तो स्वतंत्रता के बाद ही, लेकिन 26 जनवरी 1950 को जब ये लागू हुआ तो इन मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया और इसे इतनी प्रमुखता दी गई कि ये भाग 3 में ही जोड़ दिया गया इसको, जबकि मौलिक पहले हमारे फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है, पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, देन मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। मूल अधिकारों का स्रोत, जैसा कि हमने पहले ही कहा कि मूल अधिकार ये ऑलरेडी हमारे समाज में थे, बट ये जो मौलिक अधिकार जिसे हम फंडामेंटल राइट्स, मैग्ना कार्टा, बिल ऑफ राइट्स कई नामों से जाना जाता है, ये हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया? सबसे पहले अमेरिका में इसे बिल ऑफ राइट्स, फ्रांस में मानवाधिकार घोषणा पत्र कहा जाता है। सर्वप्रथम ये इंग्लैंड में 1215 में सम्राट के द्वारा नागरिकों की रक्षा के लिए निर्मित किया गया और 1689 में इसे बिल ऑफ राइट्स का नाम दिया गया। अमेरिका में इसे मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है और हमारा संविधान अमेरिका के संविधान से प्रभावित होकर हमारे संविधान में इसे ऐड किया गया। लेकिन हमारे संविधान में जिस विस्तृत रूप में संविधान में इसे इंक्लूड किया गया उस हद तक अमेरिका में भी नहीं है। अब हमें देखना है कि मूल अधिकार कितने प्रकार के हैं। सर्वप्रथम जब हमारा संविधान बना तो हमारे 7 प्रकार के 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31 को समाप्त कर दिया गया और जो संपत्ति का अधिकार था उसे अनुच्छेद 300(a) में एक संवैधानिक अधिकार, एक विधिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया और वर्तमान समय में हमारे सिर्फ 6 मौलिक अधिकार हैं। और ये जो हमारे मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स हैं, ये आर्टिकल 12 से 12 से 35 तक में वर्णित है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में इन मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। अब ये 6 अधिकार कौन कौन से हैं? पहला, समता या समानता का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 14 से 18 तक में बताया गया है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, इसे अनुच्छेद 19 से 22 तक में बताया गया है। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 और 24 में बताया गया है। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 25 से 28 तक में बताया गया है। पांचवा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसे अनुच्छेद 29 और 30 में बताया गया है। छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 से 35 तक में जोड़ा गया है। अब प्रश्न उठता है कि ये मौलिक अधिकार किसे प्राप्त है? तो क्या जितने भी हमारी 6 मौलिक अधिकार हैं ये सभी सबको प्राप्त है या सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है? तो इसमें भी कुछ अधिकार हमारे ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को ही, जो भारत के नागरिकों सिटीजन्स को ही प्राप्त है, बाकी के अधिकार सबको प्राप्त है। अब जैसे अनुच्छेद 15, 16, 29 और 30 को छोड़कर शेष सारे अधिकार जो है वो सभी को प्राप्त है। अनुच्छेद 15 और 16 केवल नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों को प्राप्त है। अल्पसंख्यकों को उनकी लिपि और संस्कृति को बचाए रखने के लिए प्राप्त है। और फिर एक दूसरा प्रश्न ये उठता है कि ये मौलिक अधिकारों का संरक्षण किसके विरुद्ध प्राप्त है? तो जैसा हमने इंट्रोडक्शन से ही हम ये बात कह रहे हैं कि राज्य में शासक वर्ग से या जनता, जो हमारी जनस्वाधीनता स्वतंत्रता संग्राम इतने दिनों तक चला, हमने गुलामी के दंश इस तरह से झेले कि हमने सबसे पहले अपने नागरिकों के, अपने देश के जनता के हितों की रक्षा के लिए, उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य के विरुद्ध ये अधिकार की मांग की और इसीलिए ये मौलिक अधिकार जो है जनता के लिए और राज्य के विरुद्ध,
राज्य, अब राज्य, जब हम राज्य टॉपिक समझाएंगे, आर्टिकल 12 समझाएंगे, तो हम बताएंगे, समझाएंगे कि इस राज्य में, स्टेट में क्या क्या इंक्लूड है। लेकिन स्पेशली जब हम ये फंडामेंटल राइट्स को पढ़ते हैं, तो ये जो सारे जितने भी राइट्स हमें मिले हुए हैं, ये पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, ये राज्य स्टेट के अगेंस्ट प्राप्त है, ये राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। और हमारे जितने भी मौलिक अधिकार हैं, चाहे वो जो नागरिकों को प्राप्त हो या सभी व्यक्तियों को प्राप्त हो, इनका संरक्षण जो है ये राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, ये प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध प्राप्त नहीं है। अब एक प्रश्न और उत्पन्न होता है, हमने ऑलरेडी पहले ही कहा था कि हम किस किस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, तो क्या मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? अब जहां मूल अधिकारों को इतना प्रिविलेज, इतना महत्व दिया गया, तो क्या ऐसी भी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं कि जब इन्हें निलंबित किया जा सकता? तो इसका ये प्रश्न उठता है कि क्या मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। कुछ ऐसे भी परिस्थितियां हैं कि हम ये मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, जिनका वर्णन अनुच्छेद 33 से 35 तक के बीच में किया गया है। अब पहला क्या है? पहला, जब प्रतिरक्षा सेना के सदस्यों के संदर्भ में, ये अनुच्छेद 33 कहता है कि प्रतिरक्षा सेना के सदस्यों के संबंध में अनुच्छेद 13 क्या हमने पहले ही कहा, अनुच्छेद 13 राज्य के रोकता है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को छीनती हो या कम करती हो। बट जब प्रतिरक्षा सेना के संदर्भ में अनुच्छेद 33 यही यहाँ पे अलाउ करता है कि ऐसी स्थिति में मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। और इसीलिए सेना अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1950, ये सारे अधिनियम अधिनियमित किए गए। दूसरा क्या है? जब सेना विधि लागू हो, अनुच्छेद 34, इसमें ये कहता है कि जब अनुच्छेद 34 ये कहता है कि जब देश में सेना विधि लागू हो, जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई हो देश में कि सेना विधि लागू की गई हो, तो ऐसी स्थिति में मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। अब और तीसरा पॉइंट क्या है कि जब संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368, चूंकि मैं अमेंडमेंट जब बताऊंगी तो इसे डिटेल में बताऊंगी, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन, लेकिन अभी मैं शॉर्टकट में थोड़ा समझाती हूँ, क्योंकि इसमें कई केसेस हैं। शंकरी प्रसाद से लेके शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, किसी केस में ये कहा गया कि मौलिक अधिकारों को संशोधित नहीं किया जा सकता, किसी में ये निर्णय दिया गया कि नहीं, मौलिक अधिकारों को संशोधित किया जा सकता है, किसी में काफी। तो अंततः केशवानंद भारती का जब निर्णय आया, तो केशवानंद भारती में एक नया कॉन्सेप्ट उभर के आया, बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत। और उसमें ये कहा गया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद जो है संविधान का संशोधन कर सकती है, और वो किसी भी तरह से कर सकती है, बट वो कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता है जिससे संविधान का आधारभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर ही समाप्त हो जाए। तो ऐसे स्थिति में जब परिस्थितियां उत्पन्न हो, तो वो मौलिक अधिकारों को भी उसमें भी अमेंड कर सकता है, बट ऐसा कुछ वो नहीं कर सकता जिससे आधारभूत ढांचा ही। अब जैसे जीवन का अधिकार, आर्टिकल 21, अब उसमें अगर वो अमेंडमेंट करने लगे, तो क्या ये एक आधारभूत ढांचा हो गया? हमारा जुडिशियल रिव्यू ये आधारभूत ढांचे के अंतर्गत आ गया। लेकिन वहीं संपत्ति के अधिकार को अमेंड किया गया, तो वो आधारभूत ढांचे में इंक्लूड नहीं हुआ। इसीलिए केशवानंद जो भारती का निर्णय आया, उसने एक स्तंभ का काम किया, एक बैलेंस बनाने का काम किया। अब चौथा पॉइंट क्या है? आपात उद्घोषणा के अधीन जब देश में आपात स्थिति उत्पन्न, हमने अपने पिछले लेक्चर में इमरजेंसी प्रोविजन जब बताए थे, तो आर्टिकल 352 को हम एक्सप्लेन किए थे। ऐसी स्थिति में जब आपात उत्पन्न हो, तो अनुच्छेद 19 तो अपने आप निलंबित हो जाता है।
और बाकी के अधिकार राष्ट्रपति चाहे तो निलंबित कर सकता है, परंतु अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के, क्योंकि अनुच्छेद 20 और 21 जो है आपात उपबंध के संबंध में भी, आपात की स्थिति में भी अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित, जैसे अनुच्छेद 19 अपने आप निलंबित हो जाता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 आपात स्थिति में भी निलंबित नहीं होता है। अब ये रहा आपका फंडामेंटल राइट्स। अब इसके बाद मैं ये सारे अलग अलग से आर्टिकल, जैसे आर्टिकल 12 जिसमें स्टेट है, आर्टिकल 13, 14, सारा मैं अलग अलग से आपको वीडियो बना के दे दूंगी। अभी आप इसको देखिए। हाँ, तो ये रहा आपका फंडामेंटल राइट्स। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने और फ्रेंड्स को शेयर करिए, और अगर इस तरह के और वीडियो चाहिए तो आप सब्सक्राइब करिए, और किसी और टॉपिक पे चाहिए तो कमेंट में आप उसको वो टॉपिक डालिए, और इसमें भी अगर कुछ पूछना हो कहीं से भी कोई, तो आप कमेंट में निसंकोच लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं।